नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आपके वाइवा और प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है, जो आपका आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पे प्रैक्टिकल होने वाला है, जो 50 मार्क्स के प्रैक्टिकल मार्क्स आपके जोड़े जाएंगे। उसके लिए हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक तो 10 क्वेश्चन को फिल्टर किया है। ठीक है, जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने 50 क्वेश्चन अलग से फिल्टर किए, यानी टोटल 60 क्वेश्चन इसमें हमने ऐड ऑन किए हैं। ठीक है, आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और जाके प्रैक्टिकल में देखिए इसमें कितने क्वेश्चन आपको मैच करेंगे। वैसे एग्जामिनर के माइंड का कोई भरोसा नहीं होता कि आपके आर्बिट्रेशन से सवाल करेंगे या जाके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से करेंगे, आपके कंसिलिएशन से सवाल करेंगे या किसी लेबर लॉ से क्वेश्चन उठा देंगे, वो अलग चीज हो जाती है। लेकिन हमने जो अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझे हैं, जो अक्सर यूनिवर्सिटीज में पूछे गए हैं, वो हमने आपको यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, आइए हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे केवल सुन लें, बस जाके एग्जामिनर के सामने रिप्रेजेंट कर देंगे। पूरा पूरा वीडियो देखिएगा, एक से एक बढ़ के क्वेश्चन है आपके नॉलेज के लिए भी। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें भी सारे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं। व्हाट इज ए डोमेस्टिक अवार्ड। ठीक है, डोमेस्टिक अवार्ड क्या है, जिसे हम घरेलू पुरस्कार के नाम से हिंदी मीडियम वालों के लिए बता रहे हैं। भैया, घरेलू पुरस्कार डोमेस्टिक अवार्ड क्या है? अ डोमेस्टिक अवार्ड इज एन आर्बिट्रल अवार्ड, ठीक है, मेड इन इंडिया कंसर्निंग डिस्प्यूट्स दैट डू नॉट इन्वॉल्व इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। अब जो इसको हम समझते हैं हिंदी में कि जो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है ना, वो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन बात किसकी हो रही है? जो न्यूयॉर्क कन्वेंशन हुआ था, जो आपका जिनेवा कन्वेंशन हुआ था, उसकी बात ये कह रहा है। ठीक है, अब इसमें देखिए, जो इसको कहते हैं डोमेस्टिक अवार्ड। डोमेस्टिक अवार्ड का मतलब होता है जो ऐसा अवार्ड, अवार्ड का मतलब जो डिसीजन दिया हुआ है, जो आर्बिट्रेटर के ने डिसीजन दिया हुआ है। ठीक है, तो भारत में ऐसे विवादों के संबंध में दिया गया जो आपका ये आर्बिट्रल अवार्ड है। ठीक है, जिसमें इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन शामिल नहीं होती है, उसे कहते हैं डोमेस्टिक अवार्ड। ठीक है, जिसमें इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन इन्वॉल्व ना हो, उसे कहते हैं डोमेस्टिक अवार्ड, सिंपल। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन। ये हम आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझते हैं कि अब इसमें कितने डिफरेंस हम बताते हैं, सुनिए। अब इसमें अगर बात करें तो आर्बिट्रेशन जो होता है वो बाइंडिंग होता है किस पे? दोनों पक्षों पे। जिसका डिस्प्यूट होता है उन दोनों पक्षों पे आर्बिट्रेशन बाइंडिंग होता है। ठीक है, और इसका डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है। ठीक है, कंसिलिएशन की बात करें, ये नॉन बाइंडिंग प्रोसेस है, ये बाइंडिंग नहीं होता है, बाध्यकारी नहीं होता है। ठीक है, और इसमें इसमें आप मान के चलिए कि जो आर्बिट्रेशन है, आर्बिट्रेशन का आप आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनता है, इसका जो भी कम्युनिकेशन होता है वो दोनों पक्षों की कंसेंट से रिटर्न में होता है। कंसिलिएशन में ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, अगर कंसिलिएशन में रिटर्न में हो गया तो भी तब ये बाइंडिंग हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हिंदी वालों के लिए जो इसका आर्बिट्रेशन एक ऐसी औपचारिक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें एक तटस्थ तटीय तृतीय पक्ष जो मध्यस्थ होता है, जो हमें आपको दोनों को डिस्प्यूट रिजॉल्व करता है, आर्बिट्रेटर, जिसको थर्ड पार्टी आर्बिट्रेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, रेंडर्स अ बाइंडिंग डिसीजन। ठीक है, ये बाध्यकारी निर्णय देता है। ठीक है, हाँ, ये बाध्यकारी डिसीजन देता है जो दोनों पक्षों पे बाइंडिंग होता है। वेयर एज कंसिलिएशन इज एन इनफॉर्मल नॉन बाइंडिंग प्रोसेस। जैसे कि हमने बताया कंसिलिएशन, जबकि कंसिलिएशन जो है एक अनौपचारिक नॉन बाइंडिंग प्रोसेस होता है जो बाध्यकारी नहीं होता है। वेयर अ कंसिलेटर असिस्ट पार्टीज इन रीचिंग अ म्यूचुअल एग्रीमेंट। दोनों को पारस्परिक सहमति बनाने के लिए कंसिलेटर का काम होता है, वो दोनों को असिस्ट करता है, दोनों पार्टीज को सलाह देता है, सुलझाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब नेक्स्ट, व्हेन कैन द, देखिए, व्हेन कैन द मैंडेट ऑफ एन आर्बिट्रेटर नॉट बी टर्मिनेटेड। ठीक है, मतलब क्या है? आर्बिट्रेटर का जो मैंडेट होता है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं अधिदेश,
ठीक है, ये कब टर्मिनेट नहीं हो सकता? द मैंडेट ऑफ एन आर्बिट्रेटर कैन नॉट बी टर्मिनेटेड इफ द आर्बिट्रेटर इज अनेबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन, जब वो अपना कार्य जो है ढंग से नहीं करता है, ठीक है, और फेल्स टू एक्ट विदाउट अनड्यू डिले, ठीक है, और मतलब कि अनुचित जो विलंब हो जाता है, जो डिले कर देता है, उसके बिना कार्य करने में वो विफल रहता है, ठीक है, और आपका अनलेस एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज आर डिसाइडेड बाय द कोर्ट, इसका मतलब है जब तक कि पक्षों द्वारा इस पर सहमति न हो जाए या न्यायालय द्वारा निर्णय न ले लिया जाए, ठीक है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये थोड़ा समझाने का ट्रिक है, आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे एग्जामिनर सामने, बहुत बढ़िया इंप्रेस हो जाएगा। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल फ्री लीगल एड। अब देखो फ्री लीगल एड क्या होता है कि ये एक कॉन्सेप्ट है ऐसा जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, और ये जब किसी गरीब आदमी को या कोई असहाय व्यक्ति को जब कोई पैसे नहीं होते उसके पास कोर्ट की फीस देने के लिए, एडवोकेट हायर करने के लिए, तब ऐसे मामले में कोर्ट का प्राविधान है आर्टिकल 39A में, ठीक है, अनुच्छेद 39A में भारतीय संविधान का ये प्राविधान है कि आपको जो है ये आप ये समझिए कि 39A डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, याद रखिएगा, भारत का नीति निर्देशक तत्व है। उसमें फ्री लीगल एड की व्यवस्था की गई, जो कि आर्टिकल 39A में दिया गया है कि अगर कोई असहाय व्यक्ति रहेगा जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो उसको जो है जस्टिस के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्री लीगल एड दिया जाएगा, यानी फ्री में वकील दिया जाएगा, ठीक है, जो सरकारी वकील होता है। वही लिखा है, फ्री लीगल एड रिफर्स टू प्रोवाइडिंग लीगल सर्विसेज एट नो कॉस्ट टू इंडिविजुअल्स हु कैन नॉट अफोर्ड देम, ठीक है, इंश्योरिंग एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल एज मैंडेट अंडर आर्टिकल 39A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये आपको हिंदी में ऐसे समझ लीजिए, फ्री लीगल एड एक ऐसा वो है जो आपको एडवोकेट प्रोवाइड करता है अंडर आर्टिकल 39A, ठीक है, वो गरीबों के लिए होता है, ठीक। नेक्स्ट, अब देखिए व्हाट इज फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन, ठीक है, ये फोर्थ था ना, ये फिफ्थ हो गया ना, हाँ। व्हाट इज फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन? फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन इज अ स्ट्रीमलाइंड आर्बिट्रेशन प्रोसेस विद द सिंप्लीफाइड प्रोसीजर एंड शॉर्टर टाइमलाइंस एम्ड एट एक्सपीडिशियस रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। मतलब क्या है? मतलब यह है कि फास्ट ट्रैक एक ऐसे मध्यस्थता, एक ऐसी सुव्यवस्थित मध्यस्थता प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है जिसमें जो है सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, एक सरलीकरण प्रक्रिया है जो सिंप्लीफाई करता है, और कम समय सीमा होती है इसकी टाइम लिमिट कम होती है, ठीक है, जिसका पर्पज होता है डिस्प्यूट का जल्दी से जल्दी समाधान करना, ठीक है, ये मतलब हुआ इसका। नेक्स्ट, इसका एक टाइम लिमिट है, मेरे ख्याल से 3 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक अपना डिसीजन एनी हाउ दे ही देती है। डिफाइन अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ADR एंड इट्स इंपॉर्टेंस। अब देखिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है, अब ये समझते हैं। इसका जो है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को डिफाइन कैसे किया गया है, जिसको ADR शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। इसका महत्व क्या है? ADR encompasses method like arbitration, conciliation, mediation and negotiation to resolve dispute, ठीक है। अब ऐसा एक क्वेश्चन बनता है ऑल इंडिया बार एंट्रेंस एग्जाम में कि ऐसा कौन सा प्रोसीजर है जो कि डिस्प्यूट सॉल्व नहीं करवाता है, मतलब जो कोई थर्ड पार्टी नहीं होती है। उसमें पहला ऑप्शन आता है आर्बिट्रेटर, दूसरा होता है कंसिलेटर, तीसरा होता है मीडिएशन, चौथा होता है आपका नन ऑफ द अबव या नेगोशिएशन, ठीक है। तो अब इसमें नेगोशिएशन आ गया। अब नेगोशिएशन आ गया तो नेगोशिएशन ही नहीं है, नेगोशिएशन दो पार्टियों के बीच में होने वाला कंसल्ट करता है, आपस में सुलझाता है। बाकी सब तो थर्ड पार्टी हैं, जो मीडिएटर हो गया, कंसिलेटर हो गया, आपका आर्बिट्रेटर हो गया, ये किसी भी डिस्प्यूट को तीनों पार्टियां थर्ड पर्सन मिलकर के सुलझाता है। बट नेगोशिएशन दो पार्टी के बीच में आपस की समझौता है, एक आपस में नेगोशिएट करने वाली बात है, ठीक है।
अब इसका मतलब क्या है, देखिए एडीआर इनकम्पासेस मेथड लाइक आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन एंड नेगोशिएशन टू रिजॉल्व डिस्प्यूट आउटसाइड ट्रेडिशनल कोर्ट। जो ट्रेडिशनल कोर्ट होता है हमारा, जो जिसके लिए हम लोग कोर्ट भागते हैं, उससे ये बाहर होता है, यानी कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसी से आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, नेगोशिएशन, ये सारे कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, इट इज ए क्रूसियल फॉर रिड्यूसिंग लिटिगेशन। ठीक है, अब जो लिटिगेशन कोर्ट के ऊपर जो बर्डन होता है, जो जनहित में बर्डन होता है कोर्ट के ऊपर, जो बैकलॉग होते हैं, उसको एक ये निर्णायक का काम करता है। ये जो है इसको इजी कन्वीनियंट वे में इसको सॉल्व करता है, टाइम बचाता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबल सोल्यूशन, और ये फ्लेक्सिबल सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट discuss the provisions for setting aside an arbitral award under the Arbitration and Conciliation Act 1996। ठीक है, अब इसका मतलब है मध्यस्थता और सुलह अधिनियम जो है आपका आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के तहत जो मध्यस्थता पुरस्कार है, जो आर्बिट्रल अवार्ड है, उसको रद्द करने के प्रावधानों पर चर्चा करने की बात कर रहा है। ठीक है, कैसे इसको रद्द किया जा सकता है। अब सेक्शन 34 हम लोग विजिट करते हैं। कौन से 34 सेक्शन किस एक्ट का है? आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 का सेक्शन 34 में ये लिखा है, आर्बिट्रल अवार्ड कैन बी सेट असाइड बाय द कोर्ट। ठीक है, ये कोर्ट के द्वारा इसे रद्द किया जा सकता है इफ द पार्टी मेकिंग द एप्लीकेशन फर्निशेस प्रूफ दैट, अगर पार्टी के पास कुछ ऐसे प्रूफ हैं, जैसे ए पार्टी वाज अंडर सम इनकैपेसिटी। ठीक है, मतलब क्या है, एक पार्टी कुछ अक्षमता से ग्रस्त थी। ठीक है, जैसे आपका इनके पास देखो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। ठीक है, और प्रॉपर नोटिस वाज नॉट गिवन, प्रॉपर नोटिस नहीं दिया हुआ। ठीक है, द अवार्ड्स डील्स विद डिस्प्यूट नॉट कंटेम्पलेटेड बाई आर नॉट फॉलिंग विद इन द टर्म्स ऑफ सबमिशन टू आर्बिट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट द कंपोजिशन ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वाज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट। ठीक है, तो वही बात है। अब नेक्स्ट 8वें पे चलते हैं। एक्सप्लेन द रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द लोक अदालत इन द इंडियन लीगल सिस्टम। आपको भी पता है, हमें भी पता है, आर्बिट्रेशन होता है, कंसिलिएशन होता है, मीडिएशन होता है, नेगोशिएशन होता है, और ये आपका लोक अदालत होता है। ठीक है, जो कि ये भी कोर्ट से हटके है। लोक अदालत ये नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, तालुका लेवल पे भी लगाई जाती है। ठीक है, ये परमानेंट लोक अदालत भी होती है। इसमें क्या है कि ये लोक अदालत एक अपने तालुका लेवल पे भी इसको डिस्प्यूट को सॉल्व करने की बात कहता है। ठीक, आइए समझते हैं लोक अदालत। देखिए लोक अदालत क्या है, एक, हाँ, लोक अदालत इन द इंडियन लीगल सिस्टम। लोक अदालत आर स्टेच्यूटरी फोरम स्टेब्लिश अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। अब ये जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट है, जिसे हम वैसे कहते हैं नेशनल, नालसा भी बोला जाता है इसको, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। ठीक है, फॉर द अमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट दे प्ले अ वाइटल रोल। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, हाँ ठीक है, आइए लोक अदालत आर स्टेच्यूटरी फोरम। ठीक है, अब इसमें क्या कहता है कि लोक अदालत एक कानूनी सेवा जो आपका है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। ठीक है, इसके तहत जो डिस्प्यूट है उसको सौहार्दपूर्ण, यानी एक सामंजस्यपूर्ण, एक प्रेम भाव से समाधान के लिए स्थापित वैचारिक मंच है। एक तरीके का ऐसा एक थर्ड पार्टी डिस्प्यूट सॉल्वर है, जो कि हम दो पार्टियों का डिस्प्यूट सॉल्व करता है, जिसे हम नालसा भी बोलते हैं, नालसा, जिसे लोक अदालत जिसके थ्रू स्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आइए इसके जो इसकी मेन इसका वाइटल रोल है, इसकी मुख्य भूमिकाएं हैं, वो जानते हैं। क्या इसका मतलब है कि लोक अदालत में किस तरीके का डिस्प्यूट रिजॉल्व करते हैं, किस क्या क्या फायदे हैं। रिड्यूसिंग द बर्डन ऑन कोर्ट्स, जो कोर्ट पे बर्डन है, फाइलें पे फाइलें लगी हैं, बहुत सारे कोर्ट में डिस्प्यूट चल रहा है, उसको ये रिड्यूस करता है। एक नेशनल लेवल पे, तालुका लेवल पे अपने एंड से छोटी छोटी जितने केसेस हैं वो जल्दी से जल्दी सॉल्व कर, इसमें क्विक सॉल्विंग होती है। ठीक है, क्विक रिजॉल्व होता है। नेक्स्ट आपका प्रोवाइडिंग स्पीडी एंड कॉस्ट इफेक्टिव जस्टिस। अब क्या है, ये बहुत तेजी से सॉल्व होता है, शीघ्र इसमें डिसीजन दिए जाते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव जस्टिस होती है। ठीक है, इसमें पैसे ज़्यादा खर्च नहीं होते। इनकरेजिंग म्यूचुअल सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज। ठीक है,
अब जो है आपस में इनकी जो है एक सामंजस्यपूर्ण सहमति बन जाती है पार्टियों की, जिससे डिस्प्यूट सॉल्व हो जाता है। अब नेक्स्ट, इंश्योरिंग एक्सेस टू जस्टिस फॉर द अंडर प्रिविलेज। ठीक है, इनके अंडर प्रिविलेज के लिए इसमें जो है जस्टिस को इंश्योर किया जाता है। अवार्ड्स पास्ड बाय लोक अदालत आर डीम्ड टू बी डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट्स एंड आर बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। अब जो लोक अदालत से जो भी डिक्री जो डिसीजन मतलब सुनाए जाते हैं, जो भी अवार्ड्स पास होता है, वो सिविल कोर्ट के डिक्री के बराबर होता है। ठीक है, जो सिविल कोर्ट की जो डिक्री होती है उसके बराबर ये मान्य होता है, और ये बाइंडिंग होता है दोनों पार्टीज पे। ठीक है, ये पार्टीज पे बाइंडिंग होता है, इसको चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996। इसके कोई फीचर्स पूछ लिया, मान लो एग्जामिनर ने पूछ लिया आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 का फीचर बताइए। ठीक है, अब इसको देखिए, इनकॉर्पोरेशन ऑफ यूएन सिट्रॉल मॉडल लॉ। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन का एक वो था, एक समावेशन था, एक मॉडल, एक कानून बनाया हुआ था। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप लोग गूगल कर लेना, यूएन सिट्रल का। ठीक है, और एक सेकंड रुकिए, मैं आपको बताता हूँ इसका आपका फुल फॉर्म क्या है, यूएन सिट्रल। हाँ, आप देखिए, ये है आपका यूनाइटेड नेशंस कमीशंस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, ये फुल फॉर्म भी पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, ये मॉडल लॉ पे इनकॉर्पोरेट किया गया है। अब इसका जो है, अब देखिए, प्रोविजंस फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। इसमें डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन जो इंडिया के अंदर होता है, जो डिस्प्यूट सॉल्व किए जाते हैं, और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन भैया न्यूयॉर्क कन्वेंशन की बात कर रहे हैं, जिनेवा कन्वेंशन की बात कर रहे हैं, उन दोनों के प्रोविजन के आधार पे, यानी दोनों तरीके का आर्बिट्रेशन इसमें प्रोविजन है। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब क्या है, इम्फेसिस ऑन पार्टी ऑटोनॉमी। ठीक है, पार्टी की जो ऑटोनॉमी है उसको बढ़ाया जाता है, उस पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट, मिनिमल कोर्ट इंटरवेंशन। ठीक है, जो आपका अदालती हस्तक्षेप होते हैं, जो कोर्ट पे हस्तक्षेप होते हैं, उसको मिनिमाइज किया जाता है, कम से कम उसमें इंटरवेंशन हो। ठीक है, टाइम बाउंडेड प्रोसीडिंग्स। टाइम बाउंडेड प्रोसीडिंग्स का मतलब कि आपका जो है जो भी काम हो एक टाइम बाउंड हो, उसमें एक टाइम लिमिट हो, टाइम फ्रेम के अंदर उसको रिजॉल्व किया जाए। जो भी प्रोसीडिंग हो उसका फिक्स टाइम हो, भैया 2 दिन में सॉल्व हो जाएगा, 1 दिन में सॉल्व हो जाएगा। कोर्ट का तो पता ही नहीं होता कितने कितने महीने चले जाते हैं, साल चले जाते हैं। रिकॉग्निशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड। ठीक है, एक ये जो है एक विदेशी जो अवार्ड होता है, जिसे हम डिसीजन कहते हैं, उसकी मान्यता एवं प्रवर्तन, इसका मतलब है। ठीक है, और आपका नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर कंसिलिएशन एज अ सेपरेट एडीआर मैकेनिज्म। ठीक, यह एक अलग अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजॉल्व सिस्टम होता है, जिसके रूप में ये एक मतलब सुलह का प्रावधान किया जाता है। इसमें कंसिलिएशन का एक मैकेनिज्म है, रिड्रेसल मैकेनिज्म जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर चैलेंजिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ एन आर्बिट्रेटर। ठीक है, कि आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, उसके मतलब क्या क्या ग्राउंड्स हैं उसके, वो डिस्कस करते हैं। आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट कैन बी चैलेंज्ड इफ, मतलब इसको चुनौती देने के क्या आधार हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, देयर आर जस्टिफिएबल डाउट्स रिगार्डिंग देयर इंडिपेंडेंस आर इम्पार्शियलिटी। मतलब क्या है, मतलब यह है कि मध्यस्थ की नियुक्ति जो होती है उनको चुनौती दी जा सकती है यदि उनकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में उचित संदेह है। ठीक, देयर आर जस्टिफिएबल डाउट्स रिगार्डिंग देयर इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट, दे डू नॉट possess द क्वालिफिकेशन एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज। उनके पास पक्षों द्वारा सहमत योग्यताएं नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, दे बिकम डी जूरे और डी फैक्टो। ये लैटिन वर्ड है भैया, ये बहुत ही फेमस आपका जो है पूछा जाता है, ये शॉर्ट नोट्स में भी आता था। डी जूरे वैसे ये पूछेगा नहीं, एग्जामिनर को खुद ही नहीं पता होगा। दे बिकम डी जूरे और डी फैक्टो अनेबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब है जब कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं। ठीक है,
जब जिस समय काम करने में असमर्थ हो जाते हैं उसे कहते हैं डिजूरे डी फैक्टो। ठीक है, द चैलेंज प्रोसीजर इज आउटलाइंड इन सेक्शन 12 एंड 13। ठीक है, अब इसका मतलब है कि जो ऐसी चुनौती प्रक्रिया जो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 12 और 13 में उल्लिखित हो। ठीक है, जो सेक्शन 12 और 13 में मेंशन की हुई है। ठीक है, ऐसे चैलेंजेस प्रोसीजर है। ठीक है, जो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के सेक्शन 12 और 13 में मेंशन हो। ठीक है, ये आपके 10 क्वेश्चन के मोस्ट, जो कि आपको आम बोलचाल में ये आपको समझ में आनी चाहिए। और उसके बाद हमने 50 क्वेश्चन के एकदम शॉर्ट वे में, कंसाइज वे में हमने एक्सप्लेनेशन दिया है, वो भी पूरा सुनिए। ठीक है, पूरा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम जब ये सीरीज 60 क्वेश्चन की खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद अगला हम वीडियो लाएंगे ऑल इंडिया बार एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्या क्या मैंडेटरी है, क्या चीजें होनी चाहिए, किस सब्जेक्ट से, किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे तैयारी करें, वो सारा हम कॉन्सेप्ट देने वाले हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखें। जब तक पूरा नहीं देखेंगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप जितना, जब फाइनल स्टोरी आती है तो फाइनल में उसके एक्साइटमेंट और बढ़ जाता है, वैसे ही इस वीडियो में भी है। लास्ट तक देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, आइए हम लोग 50 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज आर्बिट्रेशन? ठीक है, ये बेसिक्स ऑफ आर्बिट्रेशन का 1 से 10 क्वेश्चन हमने ऐसे कंसिलिएशन में लिया है। ठीक है, ऐसे हमने एडीआर में लिया है, इसी तरह से हमने सिलेक्शन थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन का लिया है। ठीक है, जो हमको बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा है उसी को हमने उठाया है। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं व्हाट इज आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन क्या होता है? आर्बिट्रेशन इज एन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मेथड। ये एक रिड्रेसल मैकेनिज्म है, ये एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है, जैसे कि आप लोग जानते आए हैं। ठीक है, वेयर पार्टीज सबमिट देयर डिस्प्यूट्स टू अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी आर्बिट्रेटर। जो हम लोग न्यूट्रल थर्ड पार्टी बोलते थे कि दोनों पार्टी 1 पार्टी 2 दोनों आपस में सहमत होकर के थर्ड पार्टी अपॉइंट करते हैं, जिसे हम न्यूट्रल पार्टी के नाम से भी जानते हैं, न्यूट्रल थर्ड पार्टी, जिसे हम आर्बिट्रेटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये उसकी बात हो रही है, न्यूट्रल थर्ड पार्टी की। इंस्टीड ऑफ गोइंग टू कोर्ट, कोर्ट जाने से अच्छा है कि हम आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर ले, यानी दोनों पार्टियों की बात हो रही है। फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी दोनों पार्टी आपस में सहमत होकर एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर ले, कोर्ट जाने की छुट्टी हो जाएगी, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती। उससे अतिरिक्त ये आउट ऑफ कोर्ट माना जाता है। ये एक आर्बिट्रेशन एक आउट ऑफ कोर्ट की का एक एडीआर मेथड है। ठीक है, ये आपको जवाब देना है। नेक्स्ट, हाउ इज आर्बिट्रेशन डिफरेंट फ्रॉम लिटिगेशन। अब आप जानते हैं लिटिगेशन के लिए हमें कहां जाना पड़ता है? कोर्ट जाना पड़ता है। ठीक है, लिटिगेशन जैसे पीआईएल हमारी डलती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, है ना, तो जनहित के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा? कोर्ट जाना पड़ेगा। उसमें टाइम भी लगेगा, उसमें आपको खर्चे भी ज्यादा लगेंगे। तो हर चीज के लिए अगर आप आर्बिट्रेशन से कंपैरिजन कर लेंगे तो आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलने वाला है। आइए जानते हैं आर्बिट्रेशन। हाउ इज आर्बिट्रेशन डिफरेंट फ्रॉम लिटिगेशन? आर्बिट्रेशन इज प्राइवेट, फास्टर, लेस फॉर्मल एंड मोर फ्लेक्सिबल देन लिटिगेशन एंड द डिसीजन अवार्ड इज बाइंडिंग। देखिए, आर्बिट्रेशन एक प्राइवेट बॉडी होती है जो कि कोर्ट भी अपॉइंट करती है और दोनों पक्ष भी आपस में सहमत होकर के अपॉइंट कर सकते हैं। और ये फास्टर काम करती है, जो कोर्ट में आपका 30-30 साल लग जाता है कोई भी डिसीजन आने में, तो इनका साल 6 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में, मोस्टली सेम डे इसका रिजल्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, लेस फॉर्मल, और ज्यादा या औपचारिकताएं इसमें नहीं पूरी की जाती, जैसे कोर्ट में है कि आप इन्वेस्टिगेशन आईओ को सिलेक्ट करो और इसकी इन्वेस्टिगेशन कराओ, इसकी ये रिट कौन से रिट जा रही है, एफआईआर की कॉपी लाओ, बहुत सारा चीज है इसमें। इस तरह से ये लेस फॉर्मल होता है, इसमें इसकी जरूरत नहीं होती। ठीक है, और एंड मोर फ्लेक्सिबल देन लिटिगेशन, और ये काफी फ्लेक्सिबल भी होता है उसके कंपैरिजन में, किसके? लिटिगेशन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक डिसीजन होता है, जो जब आर्बिट्रेशन अपना डिसीजन सुनाता है उसे अवार्ड बोला जाता है, जो कि हम लोग एग्जाम में भी देखने को इस क्वेश्चन को पाए थे। ठीक है, और जो कि दोनों पार्टियों में बाइंडिंग होता है, दोनों पार्टियों में सहमति होती है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ आर्बिट्रेशन? आर्बिट्रेशन को अपॉइंट करने से क्या लाभ है हमें, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा तो आप उसका जवाब देना है कि ये टाइम सेविंग होता है, समय बचता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, खर्चे कम लगते हैं, कॉन्फिडेंशियल होता है जो कि रहस्यमयी तरीके से हम और पक्ष दोनों पार्टियां जानती हैं, इसमें तीसरे को हल्ला नहीं मचाया जाता, फ्लेक्सिबल होता है और ये काफी लचीला होता है, जल्दी ही डिसीजन आ जाता है, इन्फोर्सिएबल होता है जो कि दोनों पार्टी पे इसको सहमति बना के मान्य करनी पड़ती है, बाइंडिंग होता है, बाध्यकारी होता है। नेक्स्ट, इज आर्बिट्रेशन बाइंडिंग ऑन द पार्टीज? क्या आर्बिट्रेशन दोनों पे बाइंडिंग है? यस, बाइंडिंग होता है, दोनों की सहमति होगी तभी आर्बिट्रेशन हम अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और ये जो है जैसे कोर्ट में डिग्री होती है उसी की तरह इसको भी इन्फोर्स किया जाता है। यस, unless otherwise agreed the arbitral award is binding and enforceable like a court degree, है ना। नेक्स्ट, what is the role of an arbitrator? आर्बिट्रेटर का रोल क्या होता है? आर्बिट्रेटर hears the case, evaluates the evidence and delivers an impartial decision। ये सिंपल क्वेश्चन है जो हमने सेलेक्ट किए हैं भैया प्रैक्टिकल के लिए, बहुत ही बढ़िया वाइवा होने वाला है आपका, ठीक है। आर्बिट्रेटर केस को सुनता है, इवेलुएट करता है, एविडेंसेस देखता है, जो आप प्रमाण लेके जाते हो उसको देखता है और जो है उसके अगेंस्ट में उसका डिसीजन जो है डिलीवर करता है, जिसे हम अवार्ड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, हु कैन बी अपॉइंटेड एज एन आर्बिट्रेटर? आर्बिट्रेटर के रूप में किसे अपॉइंट किया जा सकता है? एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, रिगार्डलेस ऑफ नेशनलिटी, ठीक है, और लीगल बैकग्राउंड उसका होना चाहिए, अनलेस डिसक्वालिफाइड अंडर द एक्ट, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट इज एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट? इट इज अ रिटन एग्रीमेंट वेयर पार्टीज एग्री टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स थ्रू आर्बिट्रेशन, सेक्शन 7, ठीक है। यह एक रिटन एग्रीमेंट होता है, इसका जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनता है वो रिटन एग्रीमेंट होता है, दोनों पक्षों की सहमति से बनता है, ये दोनों पार्टियां उसमें एग्री कंसेंट अपनी देती हैं, तो ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाता है और जो एग्रीमेंट बनता है उसे ही आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कहते हैं और ये सेक्शन 7 में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट, इज अ वर्बल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वैलिड? नो, ठीक है, वर्बली इसमें कोई भैया बातचीत नहीं चलती, जब तक लिखित में नहीं आता दोनों पक्षों से तब तक मान्य नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि सेक्शन 7 में लिखा है कि राइटिंग में एग्रीमेंट, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, कैन आर्बिट्रेशन takes place without an arbitration clause in a contract? Yes, if the parties latter agree in writing to submit to arbitration, ठीक है। 10, can an arbitration agreement be in the form of exchange of emails or letter? Yes, भैया कोई भी चीज हो, चाहे आप लिखित में दे रहे हो, चाहे ईमेल से दे रहे हो, चाहे लेटर के थ्रू दे रहे हो, कैसे भी किसी भी तरह से रिटर्न कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के 11 से 20 क्वेश्चन, यानी 10 क्वेश्चन हमने इसमें भी सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। और आइए जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में हम पहुंचे हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या पर्पज होता है? आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 का पर्पज क्या है? हम सब अच्छी तरह से पढ़ के आए हैं, एग्जाम दे के आए हैं, तो कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। टू प्रोवाइड अ फेयर, इफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, है ना, जो कि खर्चे भी कम लगते हैं, समय भी बचता है, फास्ट डिसीजन भी आता है, ठीक है। ये एक अल्टरनेटिव रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है, ठीक है, जो कि एक कोर्ट के अलावा का एक सोल्यूशन है, मान लो। नेक्स्ट, अंडर विच सेक्शन इज आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट डिफाइंड? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट सेक्शन 7 में डिफाइंड है, हम पहले सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। व्हाट इज सेक्शन 8 अबाउट? सेक्शन 8 के बारे में बताइए, ठीक है। इट मैंडेट्स रेफरल ऑफ पार्टीज टू आर्बिट्रेशन इफ देयर इज अ वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, क्लियर। नेक्स्ट, हाउ इज द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूटेड? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कैसे बनता है, ठीक है, ये सेक्शन 11 में है। एज पर सेक्शन 11, आइदर बाई पार्टी एग्रीमेंट, या तो पार्टी की सहमति से बने, आर कोर्ट इंटरवेंशन, या तो कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करे, ठीक है। अगर कोर्ट आपसे पूछता है कि आप लोग अपनी तरफ से आर्बिट्रेटर चूज करना है, अगर आपने 30 दिन के अंदर नहीं चूज कर पाए या नहीं सहमति बना पाए तो कोर्ट आपको अपॉइंट करके देता है, लाइक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, है ना, इफ पार्टीज फेल टू अपॉइंट। हाँ, नेक्स्ट,
व्हाट इज द डिफॉल्ट नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स? 1। डिफॉल्ट नंबर में क्या आएगा? 16 आर्बिट्रेटर आता है। अगर आपके पास आर्बिट्रेटर आप नहीं चूज कर पा रहे तो कोर्ट भाई एक ही आर्बिट्रेटर देगी ना, 70 आर्बिट्रेटर तो नहीं सिलेक्ट करके देगी, जो कि सेक्शन 10 में मेंशन है। नेक्स्ट, कैन एन इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स बी अपॉइंटेड? यस, ठीक है, इवन नंबर में अपॉइंट किया जा सकता है। इट इज नॉट एडवाइजेबल, ये एडवाइजेबल नहीं होता है। वजह क्या होती है कि मान लो दो पक्ष है, एक पक्ष ने एक अपना आर्बिट्रेशन अपॉइंट कर लिया और दूसरे ने अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया, तो दोनों में तो होगी बहस। तब तीसरे को प्रिसाइडिंग कौन करेगा? तो अगर इसीलिए तीसरा अपॉइंट कर दिया जाता है कि दोनों पे बाइंडिंग रहे, वो दोनों उसका वो प्रिसाइडिंग करेगा दोनों आर्बिट्रेटर की, ठीक है। इसलिए जो है इवन नंबर में रहे, ऑड नंबर में अक्सर होने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट, व्हाट इज सेक्शन 12 अबाउट? सेक्शन 12 क्या कहता है? किसका सेक्शन 12? आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का, ठीक है। डिस्क्लोजर बाय आर्बिट्रेटर्स रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी। सेक्शन 12 कहता है कि भैया आर्बिट्रेटर के द्वारा जो है कोई उसका नाम कोई डिस्क्लोज नहीं करेगा, ठीक है, उसकी इंडिपेंडेंस को, उसकी इम्पार्शियलिटी को, उसकी जो भी है सब कुछ गुप्त रूप से ही अक्सर रखा जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइम लिमिट टू मेक एन अवार्ड अंडर सेक्शन 29A? की टाइम लिमिट क्या होती है, ठीक है, कोई भी आर्बिट्रेशन का डिसीजन आने के लिए जो सेक्शन 29A में दिया है, देखो साफ सुथरा है, 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्लीडिंग्स। जो निवेदन करता होता है उसकी डेट, कंप्लीशन डेट जो होती है उससे 12 महीना, ठीक है। कैन बी एक्सटेंडेड बाई 6 month, 6 महीने बढ़ाई भी जा सकती है विद कंसेंट, अगर दोनों सहमत हैं तो 6 महीना बढ़ाई भी जा सकती है। कैन एन आर्बिट्रेटर बी चैलेंज्ड? क्या आर्बिट्रेटर चैलेंज किया जा सकता है? यस, ऑन ग्राउंड्स ऑफ बायस, ठीक है, लैक ऑफ क्वालिफिकेशन और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है, अगर क्वालिफिकेशंस की कमी है तो फिर उस ग्राउंड पे जो है उसको चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है। अंडर विच सेक्शन कैन एन आर्बिट्रल अवार्ड बी सेट असाइड? अब देखिए ये क्या कह रहा है कि किस सेक्शन में आर्बिट्रल अवार्ड, जो आर्बिट्रेशन का डिसीजन आता है, उसको रद्द किया जाता है। किस सेक्शन में रद्द करने की बात कही गई है, यानी सेट असाइड। सेक्शन 34, सेक्शन 34 कहता है आर्बिट्रल अवार्ड भी रद्द किया जा सकता है अगर उसमें कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन पाए जाते हैं, ठीक है। और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स जो है उसमें हमने 10 क्वेश्चन लिया है। हाउ डू आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स कमेंस? ठीक है, आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स लागू कैसे होती है? अंडर सेक्शन 21, ठीक है, याद रखना अंडर सेक्शन 20। भैया जितने क्वेश्चन इसमें है ना, ये इसमें से कई क्वेश्चन आपके ऑल इंडिया बार काउंसिल का जो एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें भी पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसकी तैयारी में भी 6-7 महीने लग जाते हैं। इसलिए हम सभी से निवेदन करेंगे कि सभी लोग, आप लोग बेयर एक्ट, एक विदाउट नोट्स वाला बेयर एक्ट आता है जो कि ऑल इंडिया बार एंट्रेंस एग्जाम में विदाउट नोट्स वाला बेयर एक्ट रिकमेंड किया जाता है, तो वही आप लोग मंगा लीजिए सब लोग, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तभी जाके वो प्रिपेयर हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डू आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स कमेंस? अंडर सेक्शन 21 हो गया, ठीक है। और प्रोसीडिंग्स कमेंस व्हेन द रिस्पोंडेंट रिसीव्स अ नोटिस टू आर्बिट्रेट, ठीक। नेक्स्ट, कैन पार्टीज एग्री ऑन द प्रोसीजर फॉर आर्बिट्रेशन? क्या आर्बिट्रेशन प्रोसीजर के लिए पार्टी एग्री हो सकती है? यस, दे कैन म्यूचुअली डिसाइड द रूल एंड प्रोसीजर्स, ठीक है, आपस में सहमत होकर के डिसीजन ले सकते हैं उसके प्रोसीजर्स का। व्हाट इज द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन? आर्बिट्रेशन का प्लेस क्या होगा वो तो चुन सकते हैं भैया, अपने मर्जी से चुना जा सकता है, डिसाइडेड बाय द पार्टी, पार्टी जो डिसाइड करेगी। इफ दे फेल द ट्रिब्यूनल डिसाइड, सेक्शन 20, तब ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगी कहां पे इसका प्लेस डिसाइड किया जाएगा। अब नेक्स्ट, इज एविडेंस रिकॉर्डेड इन आर्बिट्रेशन? ठीक है, कि आर्बिट्रेशन में प्रमाण क्या रिकॉर्ड किया जाता है, क्या प्रमाण होने चाहिए? यस, बट इट इज अ लेस फॉर्मल, ये बहुत ही कम औपचारिक होता है। आप जानते हैं, जैसे मैंने बताया कि उसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत होता है, इसमें इतनी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है। देन इन कोर्ट, कोर्ट की अपेक्षा बहुत कम इसमें डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज होती हैं। एफिडेविट बन गया, डॉक्यूमेंट बन गया, ओरल सबमिशन, ये सब चल जाता है। व्हाट इज अ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम? ठीक है, क्लेम का स्टेटमेंट क्या है? इट आउटलाइंस द क्लेमेंट्स केस, फैक्ट, लीगल आर्ग्यूमेंट्स एंड रिलीफ सॉट, है ना।
नेक्स्ट, व्हाट इज अ स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस? डिफेंस का स्टेटमेंट क्या है? इट इज अ रिस्पॉन्डेंट रिप्लाई टू द क्लेम इंक्लूडिंग ऑब्जेक्शन एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स. कैन द रिस्पॉन्डेंट रेज अ काउंटर क्लेम? यस, अंडर द सेम आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग. ठीक. व्हाट इज एन एक्स पार्टी अवार्ड? देखो, समझने वाली जहां चीज आती है वहां रुक के समझाना पड़ता है, वो जरूरी भी है. एक्स पार्टी अवार्ड, एक्स माने क्या होता है? एक्स माने वो होता है जो पहले था लेकिन अब नहीं है. यानी जो पहले था, एक्स माने रिटायर हो चुका है, यानी वो जो था पहले और लेकिन अब नहीं है. एन अवार्ड गिवन व्हेन वन पार्टी डज नॉट अपीयर डिस्पाइट प्रॉपर नोटिस. ठीक है, कि जो एक पार्टी उसमें से अपीयर नहीं होती है. ठीक है. ठीक. तो ये इसका मतलब है एक्स पार्टी अवार्ड, मतलब वो ये जो है डिस्पाइट प्रॉपर नोटिस डज नॉट अपीयर, है ना, वन पार्टी. नेक्स्ट, व्हाट इफ पार्टीज सेटल ड्यूरिंग आर्बिट्रेशन? What if parties settle during arbitration? The tribunal records, tribunal record में it is an arbitral award on agreement terms under section 30. याद रखना भैया, सेक्शन 30. कैन एन आर्बिट्रेटर अवार्ड कॉस्ट? भैया पैसा तो हर चीज का लगता है ना, किसी भी डिसीजन का हो चाहे जो भी हो, कोई भी डिसीजन देगा तो फ्री में तो देता नहीं है. यस, द ट्रिब्यूनल कैन डिटरमाइन एंड एलोकेट कॉस्ट अंडर सेक्शन 31A, है ना. अब आइए हम लोग जानते हैं आर्बिट्रल अवार्ड एंड इन्फोर्समेंट. ये भी हमने 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं. ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं जो कि एग्जामिनर पूछ लेता है आम बोलचाल भाषा में. व्हाट इज एन आर्बिट्रल अवार्ड? आर्बिट्रल अवार्ड क्या है, किसे कहते हैं? आप जानते ही हो, जो आर्बिट्रेशन डिसीजन देता है उसे आर्बिट्रल अवार्ड होता है, जो कि दोनों पार्टी पे बाइंडिंग होता है ना. व्हाट इज अ रीजनड अवार्ड? रीजनड अवार्ड क्या होता है? अवार्ड स्टेटिंग द रीजन अनलेस पार्टीज एग्री अदरवाइज. सेक्शन 31. सेक्शन 31 विजिट करो भैया, इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा. व्हाट इज एन इंटरिम अवार्ड? इंटरिम अवार्ड क्या होता है? अवार्ड गिवन ऑन सर्टेन इश्यूज बिफोर द फाइनल अवार्ड. जो फाइनल डिसीजन आता है उससे पहले कुछ इश्यूज पर ये डिसीजन दिए जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज अ फाइनल अवार्ड? फाइनल अवार्ड क्या होता है? आप देखो, इसमें ये अच्छे से आप लोग एक बार एनालिसिस कर लेना. आर्बिट्रल अवार्ड, रीजनड अवार्ड, इंटरिम अवार्ड, फाइनल अवार्ड, फॉरेन अवार्ड, है ना. ये सारा चीज पढ़ लेना भैया, ये सब इंपॉर्टेंट है, कुछ भी डिफरेंस पूछा जा सकता है. ठीक है. कैन, नेक्स्ट 35, कैन एन आर्बिट्रल अवार्ड बी करेक्टेड? यस, अंडर सेक्शन 33 फॉर क्लरिकल एंड टाइपोग्राफिकल एरर्स. ठीक है. व्हाट इज अ फॉरेन अवार्ड? फॉरेन अवार्ड क्या है? अब ये चीज हम बोल रहे थे ना कि वहां पे फाइनल अवार्ड, इंटरिम अवार्ड, आपका रीजनड अवार्ड, फॉरेन अवार्ड. फॉरेन अवार्ड जो हम लोग न्यूयॉर्क कन्वेंशन पढ़े थे, और जो है आपका इसमें देखो 36 नंबर इसमें मिस हो गया है वैसे हमारे उसमें, लेकिन कोई नहीं, हम बता देते हैं. 36 नंबर है, फॉरेन अवार्ड है. ठीक है. ये पता नहीं कैसे कट गया, वो नहीं इसमें सेलेक्ट हुआ है. तो 36 नंबर फॉरेन अवार्ड क्या है? फॉरेन अवार्ड का मतलब क्या होता है? वही होता है न्यूयॉर्क का कन्वेंशन जो था, जेनेवा कन्वेंशन था. ठीक है. जो उसमें बनाए गए थे अवार्ड, उसे ही फॉरेन अवार्ड कहते हैं. जो उसमें डिसीजन बनाए गए थे उसके थ्रू जो दो पार्टियों में, दो इंटरनेशनल पार्टियों में डिस्प्यूट सॉल्व होगा, उसे ही कहते हैं फॉरेन अवार्ड. ठीक है. वो 36वां क्वेश्चन था. नेक्स्ट, अंडर विच सेक्शन इज इन्फोर्समेंट ऑफ डोमेस्टिक अवार्ड्स डील्ड विद? सेक्शन 36. ठीक है. Next, when can enforcement of an domestic award be refused? Only if it is just set aside under section 34. ठीक है. सेक्शन 34 विजिट करो, अच्छे समझ में आ जाएगा. व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी इन आर्बिट्रेशन? पब्लिक पॉलिसी क्या है आर्बिट्रेशन में? इट इंक्लूड्स फ्रॉड, करप्शन, वायलेशन ऑफ इंडियन लॉ यूज्ड एज अ ग्राउंड टू सेट असाइड एन अवार्ड. ठीक है. जब उस ग्राउंड पे जाकर के जब डिसीजन रद्द कर दिया जाता है, ठीक है, अब उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? फ्रॉड इंक्लूड होता है, करप्शन इंक्लूड होता है, इंडियन लॉ का वायलेशन इंक्लूड होता है, उसको कानून को तोड़ दिया जाता है. ठीक है. तब ये पब्लिक पॉलिसी आर्बिट्रेशन में ये सारी चीजें आर्बिट्रेशन में कंसिडर की जाती है. अब देखिए, इज द आर्बिट्रल अवार्ड फाइनल एंड बाइंडिंग? यस, आर्बिट्रल अवार्ड वही होता है ना जो डिसीजन देता है आर्बिट्रेशन. आर्बिट्रेटर जब डिसाइड करेगा, कोई भी फाइनल डिसीजन देगा, डिक्री जिसे कोर्ट के बराबर मानी जाती है, उसे ही कहते हैं फाइनल बाइंडिंग.
और फाइनल बाइंडिंग वो दोनों पक्षों पे बाइंडिंग होगा, बाध्यकारी होगा, ठीक है, मानना पड़ेगा। यस अनलेस चैलेंज्ड एंड सेट असाइड अंडर सेक्शन 34। ठीक है, अब कंसिलिएशन एंड अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की बात करते हैं। 5 क्वेश्चन। व्हाट इज कंसिलिएशन? हम लोग देखे थे, हम लोग कंसिलिएशन का एक केस लॉ देखे थे, हरदेश दयाल ठाकुर, ठीक है, हरदेश दयाल ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक रहेगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। हम जो उसमें प्लेलिस्ट की लिंक डाल देंगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा सारा चीज कि उसमें कौन सा केस लॉ है। उसमें प्रॉपर वो केस लॉ के नाम से ही बना है, कंसिलिएशन का ही केस लॉ था ये जी, ठीक है। उसमें जस्टिस सुरेश थे जिनको कंसिलेटर के रूप में अपॉइंट किया था बॉम्बे हाई कोर्ट ने, ठीक है। इसको देख लेना आप जाके ना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस केस लॉ जरूर पढ़ लेना, बहुत बढ़िया कंसिलिएशन समझा देगा। इट इज नॉन बाइंडिंग एडीआर प्रोसेस, ये नॉन बाइंडिंग होता है भैया। ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसेस का एक नॉन बाइंडिंग कॉन्सेप्ट होता है कंसिलिएशन, वेयर अ न्यूट्रल कंसिलेटर हेल्प्स पार्टीज रीच अ सेटलमेंट। वहां पे क्या है, आर्बिट्रेटर क्या करता था, उसका बात बाइंडिंग होता था दोनों पार्टियों पे, ठीक है। बट यहाँ पे कंसिलेशन क्या करता है, कंसिलेटर ये सेटल करता है, डिस्प्यूट को सुलहनामा करवाता है, सुलह करवा देता है। हाँ, ये भी बाइंडिंग होता है तब, कब, जब ये दोनों कंसेंट आपस में दोनों पार्टियां सहमति से एग्रीमेंट के तहत रिटर्न में उनके पास दी हो, कंसिलेटर अपॉइंट किया गया हो, उनके पास सहमति से साइन करें दोनों, तब ये बाइंडिंग होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट, हाउ इज कंसिलेशन डिफरेंट फ्रॉम आर्बिट्रेशन? अब वही चीज है, कंसिलेशन इज नॉन बाइंडिंग, कोऑपरेटिव, क्योंकि बड़े प्यार से बात करेगा, गुप्त रूप से रखा जाता है। आर्बिट्रेशन जो है बाइंडिंग होगा, एडजुडिकेटरी होगा, ये कोर्ट की डिग्री के बराबर होगा, एक निर्णायक होता है, इसका निर्णय माना जाता है, वो सेटल करता है, ये केस को डिसाइड करता है, ठीक है। 43, इज अ सेटलमेंट एग्रीमेंट इन कंसिलिएशन बाइंडिंग? वही बात आ गई ना। अब देखिए, यस वंस साइंड, अगर साइन किया हुआ है तब बाइंडिंग होगा। इट इज इन्फोर्सिएबल लाइक आर्बिट्रल अवार्ड अंडर सेक्शन 74। याद रखना भैया, अच्छे से तैयार कर लो, एकदम अच्छे से। ऑल इंडिया बार एंट्रेंस एग्जाम में भी ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। और ये केस ला जाके हमारे डिस्क्रिप्शन में देखना जरूर भैया, इसका हम पूरे प्लेलिस्ट की लिंक डालेंगे, उसमें प्लेलिस्ट खोलोगे तो आपको केस ला का अलग से वीडियो दिख जाएगा उसमें, ठीक है। हरदेश दयाल ठाकुर के नाम से, दयाराम ठाकुर, हरदेश दयाराम ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस है, उसको जरूर देख लेना, ठीक है। हु अपॉइंट द कंसिलेटर? कंसिलेटर कौन अपॉइंट करता है भैया? पार्टीज म्यूचुअली एग्री, अगर दोनों सहमति से है तो पार्टी कर देगी, वन आर मोर कंसिलेटर मे बी अपॉइंटेड, ठीक है। या फिर कोर्ट भी दे देता है कुछ मामले में, जो कि हरदेश दयाराम ठाकुर वाले केस में आप देखोगे तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंसिलेटर अपॉइंट किया था, ठीक है, दो भाइयों के डिस्प्यूट के बीच में। कैन स्टेटमेंट्स मेड ड्यूरिंग कंसिलिएशन बी यूज्ड इन कोर्ट? ठीक है, नो, दे आर कॉन्फिडेंशियल अंडर सेक्शन 75। कंसिलेटर, वही तो बताया ना कि आर्बिट्रेशन का बात तो चलो बाहर आ भी जाएगा, लेकिन कंसिलेटर का बात बाहर नहीं आएगा, क्योंकि इसको ज्यादा, इसका बाइंडिंग तो होता नहीं है, सुलह करवाता है, इसलिए अपना ये प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल रखता है बात को, ठीक है। अब आइए प्रैक्टिकल अप्लाइड क्वेश्चंस, ड्राफ्ट सैंपल आर्बिट्रेशन क्लॉज, ठीक है। देखो इसको, ऑल डिस्प्यूट्स arising out of or in connection with this agreement shall be settled by arbitration in accordance with the Arbitration and Conciliation Act 1996। the seat of arbitration shall be city, जो डिसाइड किया जाएगा, ठीक है, इंडिया। द प्रोसीडिंग shall be in लैंग्वेज, जो आप लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ वुड यू इनिशिएट आर्बिट्रेशन? आप इनिशिएट कैसे करोगे आर्बिट्रेशन को, ठीक है, कैसे करना चाहोगे? सर्व नोटिस टू द अपोजिट पार्टी अंडर सेक्शन 21, ठीक है, रिफर टू द आर्बिट्रेशन क्लॉज एंड प्रपोज अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड इन आर्बिट्रेशन? क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ेगी आर्बिट्रेशन में? आर्बिट्रेशन का अगर अपॉइंट किया जा रहा है आर्बिट्रेटर, उसमें क्या डॉक्यूमेंट जरूरत भैया? कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की जरूरत पड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत पड़ेगी, नोटिस ऑफ आर्बिट्रेशन की जरूरत पड़ेगी, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम्स या डिफेंस और डिविडेंस, जो भी प्रमाण हो वो लेके जाओ दोनों पार्टी, ठीक है।
व्हाट इज एन एडहॉक आर्बिट्रेशन? एडहॉक आर्बिट्रेशन क्या होता है? आर्बिट्रेशन कंडक्टेड बाय द पार्टीज देमसेल्फ विदाउट इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, बिना किसी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के, बिना किसी कोर्ट के सहमति के सपोर्ट के आप आर्बिट्रेशन दोनों पक्ष अपॉइंट कर ले तो यही एडहॉक आर्बिट्रेशन कहलाता है। ठीक है। व्हाट इज इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन? इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन एडमिनिस्टर्ड बाय एन इंस्टीट्यूशन लाइक आईसीसी, मतलब इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट होता है, बाकी वो दोनों छोड़ दो, उसको ज्यादा समझने की जरूरत है। इनके जो रूल होते हैं, इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट के जो रूल होते हैं, उनके इंस्टीट्यूशन के द्वारा इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। किसको? आर्बिट्रेशन को। ठीक है। ये रहे हमारे सारे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो आपके प्रैक्टिकल और वाइवा में पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है। हर यूनिवर्सिटी की बात है भैया, चाहे जिस यूनिवर्सिटी का आप प्रैक्टिकल वाइवा देने जा रहे हो, ये कॉमन क्वेश्चन होता है जो कि एग्जामिनर के जबान पे रहेगा। आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन एंड अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका आपके सब्जेक्ट का पूरा नाम क्या है? ठीक है। आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन एंड अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ठीक है। अब इस दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कौन सा एक्ट बनता है आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन में? आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996। ठीक है। ये हो गया उसका आंसर। इसी तरह के दो चार कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर इसमें उलझा देगा कि आर्बिट्रेशन कितने टाइप का होता है। ठीक है। आप कितने टाइप से आप इसको, किसी केस को, आर्बिट्रेशन को सुलझा सकते हो, है ना। तो कंसिलिएशन कौन अपॉइंट करता है, आर्बिट्रेटर कौन अपॉइंट करता है, इसे 72 क्वेश्चन बनते हैं। बट एग्जामिनर के माइंड में एक्चुअल क्या है उस समय, वो डिपेंड करता है। ठीक है। तो ये आप अच्छे से तैयार हो जाइए, अच्छी प्रिपरेशन करके आप प्रैक्टिकल के लिए तैयार रहिए। कुछ अच्छा एक्साइटिंग मुझे मिलता है, मैं प्रैक्टिकल से पहले वो भी आपको दूंगा, जो कि आपके वो बेनिफिशियल जरूर होगा। ठीक है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि अब लीगल नॉलेज, लीगल इंफॉर्मेशन अब फ्यूचर में जो भी मिलेगी, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे, वो आप तक पहुंचाना है मुझे, आप तक वो जानना जरूरी है, और इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन जरूरी है, आप सब्सक्राइब अवश्य कर दें। ठीक है। और ये प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस अगर आपको वाइवा में मैच करते हैं, पसंद आता है, तो आप एक बार जाने से पहले इस वीडियो को सुन के पूरा कंप्लीट जरूर सुने, और उसके बाद इसको लाइक करके जाइए। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट में। थैंक यू सो मच।